नमस्ते बच्चों, मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर से इस डाउट नेट के इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे, जिस पे आप क्रैश कोर्स जो आईटी के लिए आप कर रहे हो उसके डीपीपी का सोल्यूशन आप देखते हो। आज आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेश्चन जो फंडामेंटल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराए थे। तो 10 क्वेश्चन का जो डीपीपी आपको मिला था उसका मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो पहले क्वेश्चन में देखो, दो लॉन्ग वायर हैं और आपको पता करना है कि उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी। तो एक ये है, दोनों में डॉट डॉट का मतलब करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है, आउटवर्ड है, लॉन्ग वायर है। एक में करंट 5 आई है, एक में करंट 2 आई है। आपको पता करना है कि वो जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो। इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखा करो कि कहाँ से पूछता है। तो कहाँ से कह रहा है? फ्रॉम बी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जहाँ से पूछे वहाँ से x मान लो। जल्दबाजी में हमने a से x मान लिया और उसी को आंसर कह दिया तो वो फिर गलत हो जाएगा। ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 माइनस x। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड a की वजह से और b की वजह से, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बेटा? सेम। 1 मतलब a की वजह से, 2 मतलब b की वजह से। क्या फॉर्मूला होता है लॉन्ग वायर की वजह से? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। अब सीखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो सिंपल I1 अपॉन क्या बेटा? जो पहले वाली पोजीशन है x1 मान लो मैं लिख लेता हूं, दूसरा I2 अपॉन क्या बेटा? x2। I1 पहले वाले में करंट कितनी है? 5, डिस्टेंस कितनी है? 6 माइनस x, और बी वाले में करंट कितनी है? 2i, और उसकी डिस्टेंस हमने कितनी ली है? x। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तुरंत आंसर हो जाएगा। ये देखो 6 2 ज़ा 12 और ये 5x और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x। सॉल्व करोगे 12 बाई क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो पैरेलल लॉन्ग वायर हैं, करंट I1 और I2 है बेटा, और एक में ये I1 करंट है और एक में I2 करंट है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि इसमें I1 की वैल्यू I2 से बड़ी दी हुई है। अब आपको कह रहा है कि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे कैलकुलेट किया गया, उसकी वैल्यू कितनी आई? 10 माइक्रो टेस्ला। अब अगर एक की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी तो कितना आ गया? 30। आपको पता करना है I1 I2। समझ में आ गया होगा कि दो इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। इसी किस जगह पे देखो कह रहा है? पॉइंट मिडवे। मिडवे मतलब हम इसको मान लेते हैं बेटा 2a। तो यानी ये वाली डिस्टेंस a हो गई, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? a। अब अगर करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, नेट फील्ड दोनों का डिफरेंस होगा। और करंट I1 बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वजह से फील्ड बड़ी होगी। तो अगर हम पहले केस में फील्ड की बात करें तो पहले केस में मान लो हमने ले लिया बेटा B1, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। उतने को मैंने ले लिया कांस्टेंट। बार बार लिखने की जगह जब कंपेयर करना हो, इक्वेशन बनाना हो, तो आप उसको के लिख लिया करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 की जगह। फिर क्या होता है? आई अपॉन एक्स। पहले वाले में करंट I1 माइनस I2। क्यों? इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से दोनों फील्ड क्या होंगी? सबट्रैक्ट। तो इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव, इसकी वजह से फील्ड नेगेटिव, ये आ गया। ठीक है ना? I1 माइनस I2, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। वो भी कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब करोगे बेटा a/2, चलो मैं लिख दे रहा हूं, अदरवाइज ये भी कांस्टेंट a/2। तो 2k अपॉन a, ये क्या हो गया? मान लो कांस्टेंट c I1 माइनस I2। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 10। कितनी दी हुई है बेटा? 10। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड, ये मान लो इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। सेकेंड केस में जब हम करेंगे तो I2 की डायरेक्शन क्या कर दिया? रिवर्स। जैसे रिवर्स करोगे फील्ड दोनों क्या हो जाएंगी? सेम डायरेक्शन में। यानी जहां I1 माइनस I2 है वहां क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो जब हमने रिवर्स कर दिया बेटा तो यही कांस्टेंट C ये वही रहेगा बेटा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, I1 प्लस I2। सेकेंड केस में फील्ड कितना दिया हुआ है? 30 माइक्रो टेस्ला। कोई जरूरत नहीं यूनिट चेंज करने की, दोनों में सेम है, C I1 प्लस I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दो, तुरंत क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। इक्वेशन 2 को 1 से कर दो या 1 को 2 से कर दो, C से C कैंसिल हो जाएगा, I1 और I2 का रेशियो आ जाएगा, जो आंसर कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है बेटा? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वायर है, ठीक है ना, 8 एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रही है। दूसरा बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है,
उसमें करंट कितनी है 6 एम्पियर, ठीक है ना। ये x के अलॉन्ग है ये वाला, और ये वाला किसके अलॉन्ग है y। हमें जहां मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है वो z कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां कहीं पे d है, तो x की वजह से जो फील्ड आएगी और जो y की वजह से फील्ड आएगी, ऑब्वियसली दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एक बार 8 एम्पियर की वजह से निकाला, एक बार 6 की वजह से निकाला, और दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। तो अगर मैं x वाले के फील्ड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2, और करंट कितनी है 8, 2 इंटू 8 अपॉन डिस्टेंस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में d। ऐसे ही y की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4π2, उसमें करंट कितनी है 6 y वाले की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्या बेटा, bx² प्लस by², म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2d, ये तो हो गया कांस्टेंट, अंडर रूट 8² प्लस 6², जिसको हम 10 बोलते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 5 म्यू नॉट π/2, क्योंकि ऊपर का 10 नीचे के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में देखो, ये दो सेगमेंट है, एक सेमी सर्कुलर और एक क्या है बेटा, सेमी इनफाइनाइट। ये मतलब यहाँ पे ऐसे ये डॉट डॉट है, ठीक है ना, क्योंकि दिया नहीं है तो ये डॉट डॉट है, लॉन्ग वायर है। तो एक सेमी सर्कुलर वायर हो गया, एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, दोनों की वजह से सेंटर पे फील्ड पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चन इस तरह के आते हैं बेटा। तो अगर हम इसमें सेमी सर्कल की, एक सेमी सर्कुलर वायर की वजह से हो जाएगा और एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हो जाएगा। तो सेमी सर्कुलर की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4πi, अल्फा की जगह पाई, रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल r। दूसरे सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन क्या हो जाएगा r। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। अब म्यू नॉट i 4πr, ये क्या हो गया कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 1, तो ए इज द आंसर। देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ये क्यूब है, क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कह रहा है सेंटर पे। याद करो, ऐसे क्लास में मैंने कराया था कि अगर स्क्वायर है और उसको हमने कहीं 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो सेंटर पे फील्ड, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी, तो क्या होगा बेटा, दोनों में जो करंट की वजह से फील्ड आएगी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसको आप कह सकते हो कि ड्यू टू सिमेट्री, दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, तो सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन में ये सर्कुलर लूप है, एक में करंट I रेडियस R, दूसरे में करंट 2I और 2R। तो देखो बहुत आसान, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये सेंटर पे होता है फील्ड सर्कुलर वायर की वजह से, यानी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I अपॉन R। यानी अगर हम B1 अपॉन B2 करें तो पहले में करंट I रेडियस R, दूसरे में करंट 2I रेडियस कितना बेटा, 2R, तो दोनों चीज़ें डबल हो गई, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। सो डी इज द आंसर, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया, एकदम सिंपल प्लेन क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ट्रायंगल कैसा है बेटा, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है स्ट्रेट वायर की वजह से निकालेंगे, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट शो नहीं किया है, मान लो हमने करंट ऐसे ले लिया बेटा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये वाला डिस्टेंस अगर r है, ये वाला, ये आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री से, ठीक है ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा बस। अब अगर आपको याद हो फॉर्मूला स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π, याद है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन R इंटू क्या, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बीटा, ये होता है, तो साइन 60, अगला वाला भी क्या है, साइन 60, बस खत्म। I दिया है, R को बस निकालना है, तो R देखो कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है A, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, A/2, R निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A tan 60, tan 60 इज A/2 R, है कि नहीं बेटा, tan 60 मैं लिख दूं अगर ऐसे, tan 60 तो A/2 अपॉन R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, जो बच्चे ना, यही बस इसमें जल्दबाजी मत करना, tan 60 इज इक्वल टू A/2 अपॉन R, तो R की वैल्यू A/2 अपॉन tan 60, बस खत्म। और कुछ बच्चे इस रिजल्ट को याद, मतलब ये
आर याद भी रखते हैं, अगर आप भी याद रखो तो अच्छी बात है कि सेंट्रॉयड से बेस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a/2√3। बस साइन 60 की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9। नहीं, अगर सिर्फ इसमें डालोगे तो नहीं आएगा। क्यों? आप कहोगे सब कुछ तो सही है, क्या गलती है बेटा, 3 ऐसे साइड हैं और तीनों की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, यानी जब नेट निकालोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। ये गलती मत करना, ठीक है ना। ये जो आपने बताया ये एक की वजह से है, एक के जल्दबाजी में आप सी आंसर करके चले आओगे, लेकिन आंसर ए है, क्योंकि एक की वजह से निकाल के 3 से उसको क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये एक सोलोनॉइड है और सोलोनॉइड की वजह से फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है कि अगर सोलोनॉइड के सेंटर पे, लॉन्ग सोलोनॉइड है तो उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और कह रहा है कि हमें उस वाइंडिंग वायर बनाना है, मैक्सिमम करंट कितनी है 10, लेंथ कितनी है 80, और आपको पता करना है कि रिक्वायर लेंथ कितनी होगी अगर फील्ड कितनी है 0.2, पॉइंट बी मतलब जो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये जो दिया हुआ है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड, ठीक है ना। कभी मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना, मतलब सोलोनॉइड की फील्ड है तो अंदर, लॉन्ग सोलोनॉइड तो पॉइंट। बस अब फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं, तो जब फॉर्मूले में रखोगे 0.2 म्यू नॉट स्मॉल एन, और करंट कितनी है बेटा, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। यहाँ से देखो n आ जाएगा, है कि नहीं बेटा, यहाँ से 10 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.02 अपॉन म्यू नॉट। अभी मैं म्यू नॉट की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ये आ जाएगा स्मॉल n आ जाएगा। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड की लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, ये हमने कर दिया 0.8। यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल N, 0.8 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0.016 अपॉन क्या बेटा, म्यू नॉट, ठीक है ना। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ये कैपिटल N आ गया। अब हमसे कह रहा है कितनी लेंथ हमने उस पर लपेटी थी, तो एक चक्कर में, जब सोलोनॉइड पे आप एक चक्कर रखोगे तो सर्कल बनेगा, सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr। ऐसे ही 2πr कितनी बार है, n टाइम्स है। तो जो लेंथ आएगी बेटा, लेंथ ऑफ द वायर जो आप लपेट रहे हो, वो एक है 2πr इंटू एन। आप कहोगे ये कैसे निकालें, क्वेश्चन में दिया होगा रेडियस, ये देखो दिया है, कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो 2π इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 16 इंटू 10 की पावर -3, 0.016 को। म्यू नॉट को क्या लिख दे रहा हूँ 4π इंटू 10 की पावर -7। और आपने देखा होगा मैं फाइनल कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करता हूँ, टाइम बचता है, गलतियाँ भी कम होती हैं। बस अब देखो ये 2π, ये 2 कैंसिल कर देगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 24, यानी जो भी, अच्छा इसमें ऑप्शन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आपको जो PDF होगा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसको चेक कर लेना। ये हो जाएगा 2, ये आ गया 8, 8 और 3 24, और ऊपर चला गया 240, 240 मुझे लग रहा है, आप कैलकुलेशन खुद चेक कर लेना, ठीक है ना, देख लेना, इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो PDF शीट मिली है बेटा उसमें आपको पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन, ये है सर्कुलर कॉइल, रेडियस 4 सेंटीमीटर, 1020 और 3 एम्पियर की करंट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इसमें रख दिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको याद होगा क्या होता है, NIA। अगर कोई क्लोज लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A क्या हो बेटा, एरिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 20, ठीक है ना, करंट कितनी दी हुई है 3, शेप कैसा है, शेप हमें सर्कुलर है, रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 16 इंटू 10 की पावर -4। बस सॉल्व कर लो इसको, 16 2 ज़ा 48 और 16 2 ज़ा 32 इंटू 3 96, ये 96, मतलब मान लो 100 के आसपास, ये 1000 के आसपास, तो 10 की पावर -3, यानी कौन सा आंसर है, सी कैसे, अच्छा पाई भी है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3
एम्पियर मीटर स्क्वायर। 0.96 पाई करोगे तो 3.3 के आसपास आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, अगर आपको ऑप्शन गलत लगता है मुझे बताना ज़रूर, बट है सिंपल, ठीक है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बेटा कि एक ऐसे ना कोई स्क्वायर लूप है, ठीक है ना। ये स्क्वायर, मान लो ये मेरा ऐसे दोनों हाथ मिला के एक स्क्वायर लूप है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट μ1 दिया है। क्या दिया है बेटा? μ1। अब इसी को ऐसे फोल्ड कर दिया गया। आप समझ रहे हो मेरा? एक हाथ ऐसे नीचे हो गया, एक हाथ ऊपर हो गया, मतलब आधा हो गया एरिया नीचे, आधा ऊपर, और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। हमसे कह रहा है अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, उसका रेशियो पता करना है। तो पहले अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो करंट इनटू क्या हो गया बेटा? एरिया। सेकेंड केस में जब हम करेंगे बेटा, तो सेकेंड केस में बस यही समझना है, आधा एरिया इसका, आधा एरिया इसका, लेकिन डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन ऐसे, एक्स मान लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो नीचे होगा इसकी डायरेक्शन ऐसे, यानी दो पार्ट में हुए, आधा हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो जो μ2 है वो μ1/2 एक हुआ, μ1/2 दूसरा हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट ये हो गया, यानी आप लिख सकते हो μ1/2 √2, यानी इसको और क्या लिख सकते हो? μ1/√2, यानी μ2 और μ1 का मैग्नीट्यूड 1/√2, तो μ1 और μ2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2। देख लो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कई बार। तो ये लास्ट क्वेश्चन, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जितने तरह के क्वेश्चंस उसमें जो सिंपल फंडामेंटल होते हैं वो मैंने कराया। आज अभी डीपीपी के सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी कराए थे, कुछ रह गया तो उसकी भी आप प्रीवियस ईयर्स या किसी अच्छे स्टडी मटेरियल से उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले डीपीपी सॉल्यूशन में, तब तक अपना खूब ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की डीपीपी 30 में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे आपसे बने नहीं, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई, कौन कौन से क्वेश्चंस के आपने इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्यूशन निकाले, सभी की आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमर, आप जुड़ चुके हैं डाउटनेट के साथ। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा कि ये PYQ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके यहाँ पर दिया है ना। जो PYQ वाला वर्जन है उसमें ये tan इनवर्स वाला टर्म नहीं होता, केवल यहीं तक होता है। तो आधा पार्ट तो इसका बड़ा सिंपल है सोल्व करना, आधे में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है भाई, कि जो अपना इंटीग्रेशन है आई, उसको बेटा हमने लिख दिया, ये एक तो ये पहला पार्ट हो गया, x² - 1 x⁴ + 3x² + 1। यहाँ पर आपने tan इनवर्स के साथ में x + 1/x लिखा हुआ है। फिर आधा पार्ट जो इसका है वो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और वो आप देख सकते हैं कि यार ये 1/x⁴ + 3x² + 1 के साथ दिया हुआ है। यह आपके पास में इंटीग्रेशन आपको निकालना है, दिस द इंटीग्रेंड। ये वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल था, आप देखे होंगे। अगर मैं इसको t लूँ तो ये बाकी का जो है सामग्री ये dt बनाने चला जाएगा, राइट। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी dt/t, और साथ में यार ये हमारे पास में मिल जाएगा dx / x⁴ + 3x² + 1। तो सर ये तो आपके पास में ln t आ गया है, और ये हमें इंटीग्रेट करना है। सिंस x⁴ है नीचे, तो कहीं ना कहीं k फॉर्म की याद हमें ये दिलाता है। तो k फॉर्म के लिए ऊपर हमारे पास में x² ± 1 होना चाहिए। तो जब कुछ होता नहीं है, जो हमने देखा कि √10x के इंटीग्रेशन में भी हमें वो चीज़ मिलती है कहीं ना कहीं, तो यार ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं कि क्या इसमें करना है आगे। x² + 1 x² - 1 क्रिएट करना होगा, और k फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो सर हमारे पास में पहला पार्ट तो बन गया भाई वो लोग वाला पार्ट। दूसरा पार्ट हम इसको ले लेते हैं I2 करके, कि यार हमने x² + 1 रखा ऊपर, और नीचे हमारे पास में x⁴ + 3x² + 1, और यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए x² - 1 अपॉन x⁴ + 3x² + 1, ठीक है। इसमें dx लगाया आपने, इसमें dx लगाया।
अब देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में क्रिएट हो गया, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 भी लिखा। नाउ इट्स गुड टू गो फॉर के फॉर्म। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 बनेगा बेटा। ये यहाँ पर आपके -1/2 इधर भी आएगा है ना, और ये आपके पास में 1 - 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। यार यहाँ पर हमें जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ऊपर चूंकि प्लस है ना, तो हमें x - 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इधर से -2 को एडजस्ट करने के लिए +2 ऐड करना पड़ेगा, +3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, +5 यहाँ पर हो गया। 1 + 1/x स्क्वायर ऊपर है dx के साथ, और -1/2 यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस के साथ में dx है, तो यहाँ पर x + 1/x को t लेना होगा, तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्रिएट करें यहाँ बेटा। और यहाँ पर यार 3 है ना, तो 2 तो यहाँ चला गया, एक आपका पास बच गया, 1 - 1/x स्क्वायर। वैसे तो दोनों ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले टर्म से दोनों tan इनवर्स में खुलेंगे, तो ये बेटा 1/2 √5 आपको मिला tan इनवर्स दिस बाई दिस √5 है ना, तो x स्क्वायर - 1/√5x मिला यहाँ से, और यहाँ से 1/2 tan इनवर्स के अंदर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x ही मिला। आप अगर यहाँ पर कंपेयर करें इनके साथ में, तो गामा आपके पास में 1/√5 आ गया, डेल्टा आपके लिए -1/2 हो गया, बीटा आपके लिए 1/2 √5 हो गया, अल्फा अपने लिए 1 हो गया। आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू, तो यार ये सब मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 10 × 1 प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके 1/10, ये -1/2 गुरु। यहाँ से आपके पास में जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही है 10 और 11 -5 6 आ रही है सर। आंसर विल बी 6 न्यूमेरिकल टाइप में। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास में बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा कि यार अगर मैं इस अंडर रूट के अंदर जो भी है उस सबको अगर टी ले ले, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, देखिए √2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 को आपने टी लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट आप करेंगे सबसे पहले 1/2 √2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आप अंदर जाएंगे चैन रूल लगाने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन आपने किया तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स 2x - 1, फिर ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, dx इज इक्वल टू dt। आप एक 2 काट दीजिए, ठीक है, तो 2x - 1 dx, 2x - 1 dx अपॉन ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा एक 2 और बच रहा है हमारे पास में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सामग्री है यहाँ से ये सारी की सारी मिल के आपको क्या बनाएगी, dt/2। तो आपके पास में जो इंटीग्रल बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वो बनेगा 1/2 के साथ में dt तो आया, लेकिन cos के अंदर में क्या है, cos के अंदर में t dt, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो sin/2 आ जाएगा, और जिसको हमने t लिया वो अंदर आना चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास में करेक्ट आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी ब्रैकेट होता है उसके अंदर की जो हाईएस्ट पावर है उसको आप बाहर निकाल के न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो ब्रैकेट में x⁻7 इज द हाईएस्ट पावर, x⁻7 को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो पावर 14 निकल के बाहर आएगी। 14 पावर का डिवीजन आप करेंगे x⁻8 में तो 6 पावर बचेंगी बेटा, तो यहाँ पर पावर 6 बच गई और 7/x⁻8 बच गई। Since we have taken out x⁻7 out of this bracket, so what we are left with inside the bracket is this x⁻−7 and plus x⁻−5 है ना, पावर 2। तो यार यहाँ से आपके पास में इसको t लेने पर ऊपर आपके पास में -dt बन जाता है, और ये आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या लेता हूँ t, तो देखिए -7x⁻−8 -5x⁻−6, और ये बेटा आपके पास में dx इज इक्वल टू dt बनेगा 7/x⁻8 प्लस 5/x⁻6
यहाँ से dx बनेगा इज इक्वल टू माइनस dt। राइट बेटा, आप देख सकते हैं एज इट इज़ यही ऊपर रखा हुआ हमारे पास में माइनस dt बन के आया, तो ये आया माइनस dt बाई टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा प्लस c करके, और 1/t बोले तो आपके पास में ये वाली चीज़ है ना जिसको हमने t लिया था, तो 1/2 प्लस एक्स पावर माइनस 7 प्लस एक्स पावर माइनस 5 प्लस सी, है ना। 0 पे 0 होता है, एक्स पावर 7 को ऊपर ले जाइए आप, और यहाँ पर 2x पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो मतलब ये वाला फंक्शन है, c 0 हो रहा है, f0 पे 0 वैल्यू दे रखी है, तो 1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? तो सर f1 हमारे पास में कितना आएगा, इसमें 1 डाल दो, 1/4 आएगा, और इसको 1/k बोला गया है, तो k कितना हो गया? k हो गया 4। सो वैल्यू ऑफ द k इज 4। अगले क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर देखिए बड़ा आसान यहाँ पर आपको दिया है, जब भी साइन 2x कहीं दिख जाए तो साइन x प्लस कॉस x या फिर साइन माइनस कॉस के परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमें सोचना चाहिए, और बिल्कुल उसी का यहाँ पर डेरिवेटिव भी हमें मिला हुआ है dx के साथ। तो बेटा हम यहाँ पर देखिए किसका डेरिवेटिव है, साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव, तो साइन प्लस कॉस का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाना होगा। तो उसके लिए हम 8 माइनस साइन 2x को लिखेंगे 9 माइनस 1 प्लस साइन 2x, तो 9 माइनस ये आ गया कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप यार इसी को t ले लो, है ना, ब्रैकेट के जो अंदर है, इसको हमने t लिया, तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा भाई। हाँ यहाँ ले लेते हैं, साइन x प्लस कॉस x को आपने t लिया, तो साइन x माइनस कॉस x dx के साथ आपका क्या देगा, dt। तो इंटीग्रेशन ऊपर तो dt क्रिएट हो गया, नीचे आपके पास में 9 माइनस टी स्क्वायर बना, और ये आपके पास में क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स t/3, ये लो जी प्लस c करके। तो वैसे देखिए आंसर भी इसी फॉर्म में है, तो a तो अपने पास में 1 आ गया बेटा, और b आपके पास में 3 आ गया, 1,3 आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर ए बी का यहाँ पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर दिया गया है ऐसा कुछ, तो देखो यार यहाँ पर ये जो सामग्री है ना आपकी, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना था एक बार थोड़ा सा। इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है x cos x। इसके डेरिवेटिव से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपने को, तो आई हमारे पास में क्या हो जाता है एक्चुअली कि x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ले लीजिए। सिंस x स्क्वायर में से एक x आप यहाँ पे ले चुके हो, तो एक x बचा होगा, cos यहाँ पे लिया है तो sec इसके साथ ले लीजिए, है ना, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इफेक्टिवली हमने कुछ चेंज नहीं किया फंक्शन में, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आसान है, ऊपर रखा हुआ है, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो गया। अगर मैं इसको t लूँगा तो ये आपके पास में 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t आ जाएगा, तो इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे यार, क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये एक्चुअली हमारा इजी फंक्शन है, ये डिफ़िकल्ट फंक्शन की तरह हम काम में लेंगे, और बाई पार्ट हम इसमें लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सर माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में एक्स सेक एक्स, फिर प्लस करके, ठीक है, क्योंकि माइनस करके इसी का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, नेगेटिव साइन वाला तो प्लस हो गया। ठीक है भाई, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब यहां से देखिए, ये तो सर हमने लिख दिया माइनस का एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
और ये वाली जो सामग्री है ना, इसको यार ये देखो, ये है क्या, sec बाहर निकाला हमने, इसमें से sec बाहर निकाला, 1 + x, ये बन गया आपका sin x बाई cos x, ठीक, और नीचे x sin x प्लस cos x। देखिए cos से हम जब एलसीएम लेंगे तो x sin प्लस cos नीचे वाले को काट देगा, और यह हमारे पास में जो बचेगा ना, वो बचेगा sec बाई cos, तो वो तो sec स्क्वायर बच गया, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10 होता है, तो इसके साथ में जो ऐड होगा ना, वो आपका क्या होगा, ऐड 10x प्लस c। तो बस यही हमारा आंसर है, एंड दिस गिव्स अस ऑप्शन ए एज ए करेक्ट चॉइस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करवाया गया है। तो बेटा जी आपको क्या करना था, इसमें इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सबसे पहले x को लेना था t स्क्वायर, फिर dx आपके पास में 2t dt बनता। आप यहाँ पर देखिए f x जो है कन्वर्ट हो जाता आपके पास में t के टर्म्स में, ठीक है भाई, x को आपने t स्क्वायर लिया ना, तो एफ टी स्क्वायर आपके पास में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे t 2t dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो फिर से आपके पास में वही के फॉर्म बन रहा है, इजीली सॉल्वेबल, ठीक है। तो यार ये मैं कहूँगा इसको टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए, 2t स्क्वायर है ना न्यूमरेटर में, तो सर ये आपके पास में क्या होगा, ज़रा आप देखें तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, तो एक ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा इससे, ये तो tan इनवर्स आपको चुपचाप दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, ये तो आपको tan इनवर्स t आ गया एक, तो बचा ये वाला कहानी इसका टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आप देखेंगे दूसरा वाला जो पार्ट है, ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने 1 माइनस टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर, और जो है दैट्स इट, ये तो इसी में समा गया है ना। तो यहाँ कुछ बचा नहीं एक्चुअली, डी टी आपके पास है, इसको टी लेंगे तो ऊपर डी टी मतलब डी यू बन जाएगा, अगर इसको अपन यू लेंगे तो ऊपर डी यू बन जाएगा, और माइनस 1 बाई यू आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा, और ये आपके पास में माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो बस देख लो यार, इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से आ गया है tan इनवर्स के अंदर में अंडर रूट, देखो टी लिखा है ना, अंडर रूट एक्स, राइट, माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन टी स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 1, ये हमारे पास में आया है। क्लियर है भाई? अच्छा, प्लस सी की जरूरत है नहीं, आपको F3 माइनस F1 निकालना है। F3 निकालने जाओगे तो यहां पर आपको क्या होगा भाई, अच्छा यहां पर हमने 2t स्क्वायर भी लिखा ना, 2t स्क्वायर हमने यहां पर लिखा, देखो एक बार वन फाइनल टाइम को गड़बड़ ना हो, टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कट के ये आपको मिला, और ये इसके नीचे आके इस तरह से हमें मिला। सर हमने जब टी स्क्वायर से डिवाइड किया इसे, हाँ ठीक है, ये मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास में आ गया fx की वैल्यू आ गई है, तो f3 माइनस f1, f3 माइनस f1 करेंगे तो देखो f3 कितना है, पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4, और माइनस f1 लगे हाथ यहीं लगा दो, माइनस पाई/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा बेटा, है ना। पाई/6 में से पाई/4 गया तो पाई/12 बचता है, माइनस अंडर रूट 3/4 और प्लस में 1/2 भी बचता है।
जो हमें ऑप्शन डी एज ए करेक्ट चॉइस देता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यार ये आसान था, ये देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे sin 2a बन गया, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर sin 4x बन गया, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे 5 बार 2 का मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, cos 32x डिवाइड बाई 2 पावर 5 ये बनेगा, और ये जब cos 32x का जब हम डिवीजन करने जाएंगे, cos का डिवीजन कितना होता है, सॉरी यहाँ पर साइन बनेगा, ये साइन बनेगा, है ना, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 32x अपॉन 2 पावर 5 इंटू 32, तो ये 2 पावर 10 हो गया जो कि 1024 होता है आपका। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है, आइए I2 से स्टार्ट करना चाहिए अपने को इसको, तो I2 जब हम देखेंगे तो बाई पार्ट इसमें लगाएंगे, है ना भाई, 0 से 1 में, तो मैं तो कहूँगा कि आप बाई पार्ट लगाने के लिए क्या करिएगा, I2 को 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ गया, 1 माइनस एक्स पावर 50 पावर 100 माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 101 1 माइनस एक्स पावर 50 टू द होल पावर 100, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 50x पावर 49 dx। ये देखिए जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे 0 से 1, 1 से ये 0 हो गया और 0 पे ये 0 हो गया, ख़त्म कहानी इसकी। माइनस माइनस आपके पास में 101 एंड 50 50 आपको देगा, माइनस x की पावर 49 और x पावर ओवर ऑल 50 हो गया यहाँ पे, x पावर 50, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव बनाया, और यार इसको 1 माइनस एक्स पावर 50 100 dx, पावर 101 क्रिएट करने के लिए मुझे 1 माइनस एक्स का एक फैक्टर बनाना पड़ेगा, आई वुड से माइनस यहाँ पर ले लेना चाहिए, प्लस 1 माइनस एक्स पावर 50, ऐसा कर लेते हैं ना, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स पावर 50 पावर 100 dx। तो मुझे एक बात बताओ, प्लस में ये सर मेरा I1 हो गया पावर 50 के साथ, ये मेरा I2 हो गया, ठीक है, और ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहा है अब तक कहानी, तो 5050 के साथ मल्टीप्लाई, ये I2 आ गया आपका, I2 का जब ट्रांसफ़र करोगे तो 5051 I2 आपको किसके इक्वल मिलेगा, 5050 I1 के इक्वल मिलेगा। आपसे बोला गया है कि I2 इज इक्वल टू समथिंग अपॉन अल्फा टाइम्स I1, तो 5050 अपॉन 5051, यह आपके पास में ऑप्शन सी आपको करेक्ट चॉइस मिलनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको बताया कि x पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखो यार, ये है ना बहुत जगह काम आता है, x पावर x 1 प्लस ln x होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको कितना आसान पड़ेगा ये, यहाँ पर देखिए आप e पावर x को तो है ही आपके साथ में, इनटू x पावर x है ना, आप इसे अंदर ले जाओ, 2 को स्प्लिट करो आप 1 प्लस 1 में, 2 को हमने 1 प्लस 1 किया तो एक 1 के साथ तो ये चला गया, ठीक है, और जो एक 1 है ना वो उसके साथ ln x को अलग, x पावर x इंटू 1 प्लस ln x, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सर ये तो आसान हो गया ना, या आपके पास में fx है, ये इसका डेरिवेटिव भैया, तो आंसर आ गया आपका x पावर x e पावर x, ठीक है। अब नाम मात्र की इसमें लिमिट दे रखी है 2 और 1 और 2 में अब क्या होगा भाई, 2 पावर 2 e पावर 2 माइनस 1 पावर 1 e पावर 1, बोले तो 4e स्क्वायर माइनस e इज इक्वल टू, e कॉमन ले लो 4e माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा, कितने है ये रहा तीसरे में। अगले क्वेश्चन में सर ये यार ये हम याद भी रखते हैं, आपको याद है ये चीज़, जब हमने इंटीग्रेशन किया था sec x का, तो आपको याद है ऐसा ही कुछ आया था, sec x प्लस tan x आता है, और हम उसे प्यार से फिर यहाँ पर ln के साथ में tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख देते हैं, याद है कि नहीं, प्लस ही लगा लेना। तो सर इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है यार, क्या दिक्कत है।
अब देखिए x आपका 90 माइनस 90 से 90 है, x/2 कितना होगा माइनस 45 से 45, 45 उसमें ऐड कर दिया तो 0 से 90 कोई दिक्कत ही नहीं है, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि जो f डैश आपको दे रखा है ना कि tan इनवर्स के अंदर कुछ रखा हुआ है, वो और कुछ नहीं है x/2 प्लस पाई/4 ही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो f डैश कितना हो गया बेटा x/2 प्लस पाई/4, f कितना हो गया x²/4 प्लस πx/4 प्लस c, प्लस c की तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि f0 0 है तो c 0 हो गया। तो आपसे पूछा है f1, तो f1 कितना होगा भाई 1/4 प्लस π/4 है ना, 4 एलसीएम लेके π+1 न्यूमरेटर में छा जाएगा गुरु। अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा आसान है यार, यहाँ पर भी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप इसको याद करो, x प्लस एल्फा पावर n x प्लस बीटा पावर n। अगर m और n ऐसे फ्रैक्शन है जिनका नेगेटिव इवन आता है या फिर -2 आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये सम जो है नेगेटिव इवन मतलब -2 ही हमें चाहिए होता है, नेगेटिव इवन काम नहीं करेगा, -2 चाहिए। तो हम उसमें किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो और उसे t ले लेना आप, है ना। तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको इससे डिवाइड करिए। तो dx हमने ऊपर लिखा, तो सर इससे डिवाइड करने के लिए इसके जो पावर है 6/7 वो पावर नीचे हमारे पास में x+4 को देनी पड़ेगी 6/7 पावर, और माइनस में यहाँ पर नीचे जब पावर हमने दी है तो ऊपर भी पावर देनी पड़ेगी। तो x+4 की जो पावर है वो बेटा 8/7 ऑलरेडी थी, इसमें हमने 6/7 और ऐड कर दिया। अभी देखो 14/7 आ गया है, नीचे पावर 2 आ गई है, समझे। तो ये क्या होगा बेटा dx अपॉन x+4 पावर बाय 2, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसको हम क्या ले लेंगे t। तो t आपने किसे ले लिया x-3 अपॉन x+4 को आपने t ले लिया। तो यहाँ से बेटा dt आपको क्या मिलेगा x+4 माइनस वाट x-3 डिवाइड बाई x+4 का होल स्क्वायर यहाँ से। तो सर ऊपर से आपके पास में 7 dx अपॉन दिस, तो यह आपके पास में क्या आ गया, यह आपके पास में आ गया बेटा 7 dt। तो आपके पास में आ गया 7 dt डिवाइडेड बाई t पावर 6/7। तो 7 t पावर -6/7 dt आप जब करते हैं तो यहाँ पर बेटा 7 आ गया और t पावर -6/7 प्लस 1 -6/7 प्लस 1। तो ये आपके पास में 7 से, हाँ उल्टा लिख दिया अपन ने ना, 1/7 dt आएगा यहाँ पे भाई, 7 ऊपर dx के साथ है ना, तो ये 7 ना होके 1/7 है बेटा, है ना 1/7, हाँ 7 से 7 कट जाएगा, t की पावर 1/7 फाइनली बचा। तो यार ये हमारा जो t है इसकी पावर 1/7 आपको ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट। सर फॉर्म याद रखो, ये आता रहता है भैया ना एग्जाम में, ये फॉर्म भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम अलग से याद करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन और कॉस की कुछ रेशनल पावर्स हैं, तो यहाँ पर कॉस की पावर में -2/3 और साइन की पावर में -4/3 है। दोनों का एडिशन जब नेगेटिव इवन आ जाए, -2 की जरूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव इवन नंबर आ जाता है तो जब आप tan x को या तो t लेते हैं या फिर cot x को आप t लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर माहौल ऐसा है कि हमने जो cos है ना -2/3, इसमें हमने cos -4/3 और मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड भी किया, तो साइन और कॉस आपको tan बना देंगे -4/3 के साथ में। देखो बेटा हुआ क्या यहाँ पे, कॉस की जो पावर है ओवरऑल -2 बन गई है, मतलब ये sec स्क्वायर बन चुका है, tan को t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt बना देगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा tan x की पावर -4/3, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx बन गया है। तो अब यहाँ पर आंसर आपको समझ गए होंगे, tan x की पावर में -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1। तो भैया यहाँ पर -3 और tan x की पावर यहाँ पर -1/3 बनती है, जो कि आपके ऑप्शन ए को करेक्ट बनाती है। अगले क्वेश्चन में ये सिंपल सी आइडेंटिटी है, आप जानते हैं
इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के इक्वल होता है। तो इंस्टेड इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देम हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे और जो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन बी एज ए करेक्ट चॉइस। ये कैसे आता है? ये आता है बेटा आपका इससे, ठीक है। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, tan a प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये याद रखो यार, है ना। वो वाला भी हमें याद रखना चाहिए जो कि जिसमें आपको tan x tan 60 प्लस एक्स और 60 माइनस एक्स tan 3x में कन्वर्ट हो जाता है। साइन और कॉस जो होते हैं वो भी sin 3x और cos 3x में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन 1/4 वो आगे लेके आते हैं अपने। सर इसको कैसे करेंगे? तो बेटा यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक ये ट्रिकी फॉर्म है। आपको यहाँ पर क्या करना होता, dx x माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9 होल स्क्वायर है ना ये। तो यहाँ पर x माइनस 1 को आपको 3 tan थीटा लेना था, है ना। इससे क्या है कि ये बड़ा आसानी से कुछ तो भी तो ये ऐसा 1/27 और cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया था, है ना। और इसको इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम है नहीं, 1/54 और आपने इसको 1 प्लस cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देना था और बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाता और आपके पास में ए ऑप्शन जो है करेक्ट चॉइस आ जाती। अगले क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है ये भी यार आसान है। आप अगर देखेंगे e की पावर में जो है माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को t ले लो भैया। तो हमने क्या करना है यहाँ पे तो सर देखिए हम एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर को हम t ले रहे हैं तो माइनस 2x dx आपके पास में dt बनेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो x की पावर 5 है ना, इसमें से एक x तो ये बनाने के लिए भेज दो, -1/2 और माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये आपको सर dt बनाएगा, है ना। और इसको हमने t लिया है, ये t स्क्वायर हो गया तो -1/2 t स्क्वायर e पावर t dt। 2 बार बाई पार्ट लगाइए, आपका काम हो जाएगा। आंसर इसमें बता रखा है कि ऑप्शन सी आएगा। तो आशा करता हूं कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही शानदार थे। कुछ रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो जेई में आते रहते हैं, हर एक साल नहीं तो अगले साल आपको जरूर दिखेंगे। तो यार ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। और भी जो बाकी की न्यूमरस टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं वो भी आप याद करके रखें। डायरेक्ट जेई मेन में तो एटलीस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म से ही आता है। अगर आपको फॉर्म्स याद है तो आप जानते हो कि कैसे सोल्व होगा। अगर आप फॉर्म का कोई आइडिया नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हिट एंड ट्रायल करना है कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, फिर आप फंस जाएंगे उसमें। तो आई होप कि आपको बहुत सारे फॉर्म्स इन क्वेश्चंस के द्वारा अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होंगे। मिलते हैं अगले डीपीपी डिस्कशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में। टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक मित्तल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 42 जो कि है सरफेस केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिसॉर्प्शन इज नॉट एप्लीकेबल। सो केमिसॉर्प्शन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला इज इट इन्वॉल्व्स केमिकल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, जो कि सही है। आप जानते हैं केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। इट इज इरिवर्सिबल नेचर, ये भी सही है। याद करिए मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिसॉर्प्शन में। उसमें बताया था फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर वेयरएज केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इन्वॉल्व्स हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी बच्चों सही है। इसका जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है 80 किलो जूल पर मोल से लेके 200 किलो जूल पर मोल के बीच होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें से केमिकल रिएक्शन होता है तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ फिजिसॉर्प्शन विद टेम्परेचर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ आपको बताना है कौन सा इसमें ग्राफ सही है। तो बच्चों देख रहे हैं आप इसमें लीनियर वेरिएशन दिखा रहा है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है विद टेम्परेचर, तो ये तो गलत है। एब्जॉर्प्शन घटता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस और उसका वेरिएशन लीनियर नहीं होगा।
तो अब यहां दिख रहा है आपको ये वाला जो ग्राफ है, दैट इज द करेक्ट ग्राफ। फिजिक्स ऑप्शन का रेट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब ये बच्चों ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये फिजिक्स ऑप्शन का नहीं है, ये एक्चुअली केमिज ऑप्शन का ग्राफ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है केमिज ऑप्शन का कौन सा ग्राफ है, तो ऑप्शन सी सही होता। फिलहाल फिजिक्स ऑप्शन पूछा है इसलिए ऑप्शन बी सही है। और ऑप्शन डी तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, एड्सॉर्प्शन का रेट जो रहता है कांस्टेंट रहता है विद टेम्परेचर, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। इसलिए बेटा इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एड्सॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस। सो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में सब्सटेंस के साथ क्या होता है, एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस, goes into the body of other substance, remains close to the other substances, या none of these। तो बच्चों एड्सॉर्प्शन में आप जानते हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मोनोलेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन कैटलिस्ट इज 8.15 मिलीलीटर पर ग्राम। ठीक, of the adsorbent, what will be the surface area of the adsorbent per gram if each nitrogen molecule occupies this much meter square। तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है हमारा इस टॉपिक से, और बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, अगर आप इसकी लैंग्वेजेस में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो सिंपली इसको समझदारी से करना है, इसमें कोई खास ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज नहीं लग रहा है। तो देखते जाइए, आपको कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी एक ही बात है, मोनोलेयर के लिए कितना चाहिए, 8.15 मिलीलीटर पर ग्राम, राइट। सो अब आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पर ग्राम ही निकालना है सरफेस एरिया, इफ ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इतना। तो बेटा हम सबसे पहले यह निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम में कितना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था। अगर हमारे पास यह निकल जाएगा कि 1 ग्राम में कितना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था, फिर 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आपको एरिया दिया हुआ है, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये 16 × 10⁻22 मीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ये ऐसा लिखूं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। सो ये आ जाएगा 16 × 10⁻−18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको जो नेक्स्ट डेटा दिया है बच्चों वो ये दिया है 8.1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट के लिए कितना ml चाहिए, 8.15 ml नाइट्रोजन लग रहा है। ठीक, तो अब इसका मतलब अगर मेरे को ये निकालना है 1 ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना है, तो देखिए वॉल्यूम कितना है 8.15 ml। आप जानते हैं एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 22,400 ml। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया। ध्यान से समझिए, 8.15 ml 1 ग्राम में एड्सॉर्ब होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 8.15 ml डिवाइडेड बाय 22,400 जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है, इनटू ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली आ रहा है क्या, जो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया टेकन अप बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 8.15 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ये है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाइड बाय बेटा एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये देखिए ये हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 16 × 10⁻18 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से जब आप कैलकुलेशन बेटा करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन बी से आंसर मैच होगा। ध्यान देंगे कि ऑप्शन बी में मीटर स्क्वायर में है, तो पहले जो वैल्यू आएगी आपकी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, फिर डिवाइड बाई 10⁴ करेंगे आप तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा ये 16 × 10⁻18 हमने जो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको नहीं भी कन्वर्ट कर सकते, छोड़ सकते हैं, इसको सीधा मीटर स्क्वायर में रहने दीजिए, तो सीधा ही मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा।
ओके चलिए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा न्यूमेरिकल सा था, इसको आपको 2-3 अटेम्प्ट लगेगा इसको और अच्छे से समझने में, तो इसको अपने आप ट्राई करना और फिर सोल्यूशन देखना 1-2 बार, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। चलिए, सो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो देयर इज डिसॉर्प्शन ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन व्हेन, डिसॉर्प्शन कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, या कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। तो बच्चों जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है डिसऑर्प्शन उतना ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर एक ऑप्शन ये होता कि व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तब भी डिसऑर्प्शन होगा, तो वो भी आंसर सही होता। तो फिलहाल वो ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ यही ऑप्शन में था, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर। आज के सेशन में मैंने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए, एक तो सिंगल करेक्ट भी दिए हैं, मल्टी करेक्ट भी दिए। सो मल्टी करेक्ट वाले इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देन 6th, द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। गलत बात है, आप जानते हैं प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, या टेम्परेचर घटाने से भी एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो बच्चों ऑप्शन बी सही हो गया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर गलत है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये भी गलत है, राइट। तो यहां पर आ गया ऑप्शन बी, एड्सॉर्प्शन जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। ओके, वेलकम प्रिया यादव जी, मुस्कान यादव, सब लोग ध्यान से देखिए सारे सॉल्यूशंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज डन यूजिंग सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो बच्चों सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर, ये हाइड्रोजन नाम का चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा है। तो उसमें से एक मेथड होता है जियोलाइट वाला, जिसमें हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? आयन एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो वहां भी एड्सॉर्प्शन का ही फिनोमिना होता है। दिस कॉजेज एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर रिप्लेसिंग Na+ आयंस। तो यही बच्चों ऑप्शन सही है, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए जो कैल्शियम आयंस हैं या मैग्नीशियम आयंस है, ये जियोलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जियोलाइट को हम इन जनरल लिख लेते हैं Na Z, और ये बना देता है CaZ या MgZ कह लीजिए, और साथ में रिलीज कर देता है Na+ आयंस। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस का रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम आयन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ फिजिसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद। तो फिजिसॉर्प्शन का रेट किसके साथ बढ़ेगा? तो टेम्परेचर बच्चों जितना कम होगा फिजिसॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा प्रेशर फिजिसॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन में है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, हेंस इसका आंसर हो गया टेम्परेचर जितना कम फिजिसॉर्प्शन उतना ज्यादा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेसेस जनरली एक्सोथर्मिक। तो क्यों एक्सोथर्मिक होता है? बिकॉज इंथैल्पी इज पॉजिटिव, गलत है। एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, फ्री एनर्जी इंक्रीजेस। तो मेनली बच्चों देखा जाए तो एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक इसीलिए होता है बिकॉज बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए एक्सोथर्मिक है। तो वो अगर ऑप्शन में होता तो बेस्ट होता, हाउएवर ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब एड्सॉर्प्शन होता है, बिकॉज सरफेस पे आके जब मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं तो उनका रैंडमनेस डिक्रीज हो जाता है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए डेल्टा S नेगेटिव होता है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मिथाइलिन ब्लू विच फॉर्म्स एन एक्वस सॉल्यूशन इज एड्सॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री। फॉर दिस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज एड्सॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री, एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी। ये सही स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एड्सॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। द एड्सॉर्प्शन या तो नेगेटिव होता है या वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, अबाउट 0 के आसपास पॉजिटिव होता है, नहीं तो जनरली नेगेटिव होता है। द एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बच्चों ये गलत है। द एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब टीचर आपका बोर्ड पे चौक से लिखता है, तो वो बच्चों एक एग्जाम्पल है फिजिसॉर्प्शन का। इस एग्जाम्पल को याद रखिए, क्योंकि कभी भी आपको कंपैरिजन करना हो, फिजिसॉर्प्शन के बारे में कुछ पूछा जाए, तो आप इस एग्जांपल के जरिए एक एनालाइज कर सकते हो चीज को। तो जब टीचर चौक पे बोर्ड पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे, तो फिजिसॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो जब आप बोर्ड को बच्चों वापस मिटा देते हो तो बोर्ड साफ हो जाता है। तो मतलब वो प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, राइट। और यहां लिखा है फिजिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लेते हूं जनरली, उनमें हर ऑप्शन भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, राइट। तो यही इससे आपका नॉलेज एनहांसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए सभी बच्चों को मैं कहूंगा ईमानदारी से मेरी दी हुई सारे लेक्चर्स करिए और सारी DPPs करिए, बहुत फायदा होगा आपको। और सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो देखना इन्हीं से आने हैं। मैं आपको एग्जाम के बाद मैच करा के भी दिखा दूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो याद करिए मैंने आपको बताया था फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से बच्चों ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें ये रिलेशन आ रहा है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एक्स बाई एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेट। तो x by m is directly proportional to p naught, x by m is proportional to 1 p की पावर 1 या p की पावर 1 by n। तो बेटा इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग रेंज ऑफ प्रेशर। तो जब लो प्रेशर होता है तब ये वाला पार्ट सही होता है, जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में ये रिलेशनशिप वैलिड होता है, और जब मॉडरेट प्रेशर होता है, ये कह लीजिए इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, तब ये सही होता है। तो बेसिकली ए बी सी तीनों सही है फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। which of the following statement is incorrect regarding physics option। physics option के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Now more easily liquefiable gas are absorbed readily। जो गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक, आपको ध्यान देंगे बच्चों ये इनकरेक्ट पूछा गया है, ये एक्चुअली करेक्ट है, बिकॉज जितना ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरवल कांस्टेंट ए होगा गैस उतनी ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट सरफेस, ये भी बेटा सही है। तो फिलहाल यहां गलत स्टेटमेंट मार्क कर रहे हैं तो उसको हटा देता हूं। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्बेंट इज लो एंड पॉजिटिव। ठीक, तो बच्चों ये स्टेटमेंट इसमें से गलत हो गया। आपको बताया था एब्जॉर्प्शन के टाइम में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी इज रिलीज, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्बेंट इज नॉट लो एंड इट इज नेगेटिव, इट इज नॉट पॉजिटिव। इट अकर्स बिकॉज ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस। तो बच्चों फिजिक्स ऑप्शन वेंडर वॉल फोर्सेस के बारे में होता है, इज इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो मतलब सिर्फ सी ऑप्शन ही ऐसा है जो इनकरेक्ट है। और आपने देखा जिस प्रकार से मैंने यहां गोला मार लिया इनकरेक्ट में, यही काम आपको करना होता है जब भी एग्जाम में आपको कोई इनकरेक्ट चीज पूछी जाती है तो फोकस बढ़ा लीजिए अपना, ये ना हो गलती से कि आप करेक्ट मार्क करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ऑलवेज मोनोलेयर। अब बच्चों ये ध्यान देंगे यहां वन और मोर देन वन में भी करेक्ट। ठीक है, सो एक या एक से ज्यादा करेक्ट भी आ सकते हैं जो आपके जेईई एडवांस्ड का पैटर्न में आप पूछते हैं क्वेश्चन। The following statement about physical absorption is correct. It is always monolayer, not necessarily. Generally it is monolayer, but it might be multilayer. ठीक, मतलब जो chemis option होता है वो generally monolayer होता है। It is reversible in nature, ये सही है। It involves van der Waal constant, van der Waal interactions between adsorbent and adsorbate, ये भी बच्चों सही है। It involves small enthalpy of adsorption as compared to chemis option, ये भी सही है। जो फिजिक्स ऑप्शन की एंथैल्पी चेंज होती है वो रफली 40 किलो जूल पर मोल के ऑर्डर की होती है, जबकि केमिस ऑप्शन की एंथैल्पी चेंज होती है वो 200 किलो जूल पर मोल के ऑर्डर की होती है। राइट, सो इसीलिए इसका आंसर बच्चों बी सी डी तीनों ही ऑप्शन होगा। इट वाज वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगेन अब आने वाले सारे क्वेश्चन ही हमारे वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के होंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक करेक्ट नहीं हो सकता है इनमें से किसी एक का भी आंसर सही। चलिए, Now, which of the following adsorption is correct पूछा गया। Extent of adsorption of gases on charcoal increases with increase of pressure। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा adsorption उतना ज्यादा होगा। Extent of adsorption is independent of temperature। बच्चों ये गलत है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। टेम्परेचर और प्रेशर इन्हीं दो पे तो मेनली डिपेंड करता है। टोटल 4 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको बताया था चारों चीजें। राइट, Now, extent of chemisabsorption by a given mass of absorbent is limited, ये भी सही है। Extent of absorption is dependent on the nature of absorbent, बच्चों ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया A, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is characteristic of chemisabsorption? मतलब chemisabsorption के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज इरिवर्सिबल, तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही हो गया। राइट, केमिस ऑप्शन आप जानते हैं इरिवर्सिबल होता है, फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। इट इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है ये भी। केमिस ऑप्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर वेयरएज फिजिक्स ऑप्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज मल्टीलेयर फिनोमिना, बेटा ये गलत है, क्योंकि आपको बताया था क्लास में भी आज सुबह कि इट इज अ मोनोलेयर फिनोमिना। केमिस ऑप्शन इज मोनोलेयर, फिजिक्स ऑप्शन इज यूजुअली मल्टीलेयर।
देन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज जनरली 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ये स्टेटमेंट भी बच्चों सही है, तो इसका आंसर हो गया ए, बी एंड डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आर अ प्योरली सरफेस फिनोमिना। तो इनमें से कौन सा फिनोमिना कंप्लीटली सरफेस फिनोमिना है? तो एक तो एड्सॉर्प्शन पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, वो सरफेस फिनोमिना है। इसके अलावा फिजिक्स में बच्चों आप पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, वो भी तो एक सरफेस फिनोमिना है, राइट? तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे ए एंड बी। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन के बारे में इनमें से कौन सा सही है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर जितना ज्यादा होता है एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। इट नीड्स एक्टिवेशन एनर्जी, गलत बात। केमिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, फिजिक्स ऑप्शन में नहीं चाहिए होती। इट इज कैन बी रिवर्स इजीली, बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, केमिक्स ऑप्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, ये गलत है बच्चों, है ना? फिजिक्स ऑप्शन का रेट डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हेंस इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इज। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बोला गया, राइट? करेक्ट स्टेटमेंट, एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। एड्सॉर्प्शन में हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हेंस एड्सॉर्प्शन इज आल्सो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। फिजिक्स ऑप्शन में ट्रांसफर इनटू केमिक्स ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर, बच्चों ये भी सही है। जब अगर हाई टेम्परेचर मिलता है तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है मॉलिक्यूल को, और वो केमिकल रिएक्शन करके उसके साथ केमिक्स ऑप्शन बना सकता है। कभी कभी बनाता है, ऐसा नहीं है हर बारी होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट केमिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। लास्टली, केमिक्स ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिक्स ऑप्शन, हाउएवर इट इज वेरी स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये भी बच्चों सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर भी हो गया ए, बी एंड डी। लास्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ डेटा 1 2 3 4 रिप्रेजेंट जनरल ट्रेंड्स। तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन बनाया है आपको ग्राफ से रिलेटेड, राइट? तो देखिए ध्यान से, फॉर डिफरेंट फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन प्रोसेसेस अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 1 2 3 4। तो इन चारों ग्राफ में बच्चों आपको बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिक्स ऑप्शन के लिए, कौन सा केमिक्स ऑप्शन, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सो यहां दिख रहा है आपको प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर के साथ अगर एड्सॉर्बेट डिक्रीज हो रहा है, x/m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये किस एड्सॉर्प्शन के लिए? फिजिक्स ऑप्शन के लिए ये वाला ग्राफ है। ये क्या केमिक्स ऑप्शन का होगा? नहीं होगा सर, ये केमिक्स ऑप्शन का नहीं होगा, राइट? अब नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपको दिख रहा है ये यहां पर बढ़ रहा है, तो ये कब होता है और आगे जाके वापस से कम हो जाता है। ये किसके लिए होता है बच्चों? केमिक्स ऑप्शन के लिए ये होता है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए ये नहीं होता। थर्ड ग्राफ दिख रहा है आपको, टेम्परेचर ज्यादा किया तो एड्सॉर्बेंट जो है वो कम एड्सॉर्ब हो रहा है। तो ऐसा बच्चों कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ x/m की वैल्यू डिक्रीज कब होती है? फिजिक्स ऑप्शन के लिए होती है। तो ये ग्राफ फिजिक्स ऑप्शन के हो गया। और ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ये आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको टीचर्स यही ग्राफ बनाते हैं कि एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है और वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है यही इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होती है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ केमिकल रिएक्शन को सजेस्ट कर रहा है, तो जो कि केमिक्स ऑप्शन में होता है। तो इसका मतलब पहला ग्राफ और तीसरा ग्राफ फिजिक्स ऑप्शन का है, दूसरा और चौथा केमिक्स ऑप्शन का है, जो कि हमारा कहां पर मैच हो रहा है? 1 इज फिजिक्स ऑप्शन एंड 2 इज केमिक्स ऑप्शन, सही बात है। 1 इज फिजिक्स ऑप्शन एंड 3 इज केमिक्स ऑप्शन, गलत हो गया। ऑप्शन सी 4 इज केमिक्स ऑप्शन एंड 2 इज केमिक्स ऑप्शन, ये भी सही हो गया बच्चों, ए एंड सी। 4th इज केमिक्स ऑप्शन एंड 3rd इज केमिक्स ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका डीपीपी नंबर 43, और मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और फिर से नए क्वेश्चंस करेंगे। एंड लगे रहिए, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ही लगे रहिए। अब हमने बहुत जल्द मैराथन सेशंस और PYQ सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, और कहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं बच्चों, डाउट नट एकेडमी। आप लोग क्या करोगे, आज ही सारे के सारे बच्चे जाके अभी का अभी
गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे सर्च करिए डाउट नट एकेडमी, ये सर्च करिए। तो ये जो चैनल है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर IIT JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स, जिनमें सारे सिर्फ सीनियर फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे जो हैंड पिक्ड है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड आपको इंश्योर करेंगे कि आप टॉप क्लास रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो सारे बच्चों सिर्फ इसी चैनल पे होंगे। तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट आपको सारे जो भी लेक्चर्स आएंगे, हमारे PYQs के सेशंस और वन शॉट सेशंस और मैराथन सेशंस जो हम सब लेके आ रहे हैं, वो सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये सब कुछ चलता रहेगा JEE मेंस एडवांस के लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, DPP 43 ऑन आइसोमेरिज्म सबने ट्राई करी है? चलो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C100H202 कैन शो। बेटा यहाँ पे आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है वो एल्केन का दिया है। देखो CnH2n+2, हमें जनरल फॉर्मूला किसका दिया हुआ है? एल्केन का। तो एल्केन क्या मेटामेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मेटामेरिज्म के लिए बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये, क्योंकि अगर हम एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज कर दें। चेन आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट कर सकता है, क्योंकि चेन लेंथ आप डिफर कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिबिट ही नहीं कर सकता, एंड टॉटोमेरिज्म भी नहीं एग्जिबिट कर सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है? क्वेश्चन 2, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। देखो इसने स्ट्रक्चरल स्पेसिफाई किया है, तो आप इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कंसीडर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये देखो C जनरल फॉर्मूला से मुझे पता चल रहा है इट इज C डबल बॉन्ड C। ओके, और उसके बाद इसकी 4 वैलेंसीज हैं। 1 इज F, मे बी 1 इज Cl हियर, Br एंड I। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करेगा, बट क्योंकि उसने स्ट्रक्चरल पूछा है तो मैं ज्योमेट्रिकल को कंसीडर नहीं करूंगी। तो मैंने बोला एक आइसोमर, तो चलो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा आइसोमर हम पोजीशन ऑफ Br चेंज कर देते हैं, F को फिक्स रखते हैं। एक बार मैंने F के साथ Br को कर दिया तो यहाँ आ गया Cl एंड I, दूसरा आइसोमर। फिर मैं पोजीशन ऑफ I चेंज करती हूँ तो एक मेरे पास आ जाएगा F एंड I और Br एंड Cl। देखो इसके सिवा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इसके सिवा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एक बार F के साथ Br को रख दिया, एक बार F के साथ आपने I को रख दिया, एक बार F के साथ आपने Cl को रख दिया। मगर इसने ज्योमेट्रिकल भी इंक्लूड करने का बोला होता तो फिर मेरे पास ज्यादा हो जाते आइसोमर्स। सिस ट्रांस भी आप कंसीडर करते हैं, EZ जिसे आप बोलते हो, तो वो हमें कंसीडर नहीं करने। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? C, दैट इज 3 आ जाएगा ना, मतलब करेक्ट आंसर इज D। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ओके, क्वेश्चन 3, ओनली 2 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। इसका मतलब पता है क्या हुआ क्वेश्चन का? कि बोल रहे हैं ओनली 2 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब अगर आप उसमें क्लोरीनेशन कराओ तो आपको सिर्फ 2 ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिले, 2 ही तरीके के। मतलब उसके पास जो आपके पास एल्केन है उसके पास जो कार्बन है वो सिर्फ 2 ही तरीके के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं नॉर्मल पेंटेन बनाती हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो एक बार क्लोरो यहाँ आया तो आपको 1 क्लोरोपेंटेन मिल सकता है, यहाँ आ जाए तो 2 क्लोरो, यहाँ आ जाए तो 3 क्लोरो, 3 तरीके के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उसने बोला कि नहीं हमें 2 ही चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, अगर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 2 and 4 डाइमिथाइल, तो इसमें देखो एक तो ये वाला यहाँ पे Cl आ सकता है, एक ये कार्बन है, और एक यहाँ पे टर्चरी वाले पे Cl आ सकता है, और एक यहाँ पे सेकेंडरी पर भी आ सकता है। इसमें भी 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। टॉलिन, टॉलिन में क्या है ये देखो, टॉलिन इज बेंजीन रिंग पर CH3 है। अब देखो Cl यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है,
और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी आ सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन कराऊं तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। वो बोल रहा है सिर्फ 2 ही आने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 एंड 4, 2 3 डाइमिथाइल। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें ये जो चारों कार्बन है 1 2 दिस एंड दिस, ये चारों सेम है। अगर Cl किसी भी पोजीशन पे आता है तो एक ही कंपाउंड आप कंसिडर करोगे, और 2 ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें सिर्फ मोनोक्लोरो वाले 2 ही प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं ना। एक ये टर्शरी पर आ जाए, इधर आए या इधर आए, और या फिर ये प्राइमरी वाले पर आए। क्लियर? तो आपको यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके। Question 4. How many structural isomers of tertiary amine corresponding to molecular formula C6H15N are possible? देखो इसने बोला है कि कितने टर्शरी एमीन्स पॉसिबल है। टर्शरी मतलब N से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। तो देखो C6H15N है ना, इसका मतलब ये क्या है? CnH दिख रहा है ना आपको? नाइट्रोजन आपके पास क्या है? टर्शरी एमीन का जनरल फॉर्मूला है। जब आप इसके आइसोमर्स बनाने जाओगे तो आप एक बार इधर मिथाइल लिख दो। C6 है, आपको इसे एडजस्ट करना है। ये एक मिथाइल लिख दिया, एक आप इथाइल लिख दो, और एक आपके पास क्या आ जाएगा? आप ब्यूटाइल। 1 2 3 और 4, भाई 6 है तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 मिनट, प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, 6 ही थे ना, 6 है मेरे पास कार्बन, तो 1 2 3 इथाइल को मैं ऐसा लिख देती हूँ CH2CH3, और ये तो एक ये आया आपके पास आइसोमर। दूसरा क्या आ सकता है? इसी में ये ET ऐसा ही रहे, मिथाइल ऐसा ही रहे, और इसमें आइसोमरिज्म हो जाए। ये मतलब क्या आ जाए आपके पास? आइसोप्रोपाइल। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए ना। और क्या आ सकता है आपके पास? देखो यहाँ ध्यान से, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही। इसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन पर दोनों क्या आ जाए? मिथाइल मिथाइल, दोनों मिथाइल मिथाइल आ जाए। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया? 4 कार्बन बच गए। तो एक बार तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल आ जाए, ठीक है, एक बार नॉर्मल ब्यूटाइल आ गया। एक बार क्या हुआ? ये मिथाइल मिथाइल ऐसा ही है, और यहाँ पे क्या आ जाए? CH3। देखो यहाँ ब्रांचिंग हो जाए, CH2CH3, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये दूसरा आइसोमर हो जाएगा। मैंने एक आइसोमर ये बनाया, दूसरा ये बनाया, है ना। तीसरा आइसोमर मैंने क्या बनाया है? देखो यहाँ ध्यान से, 3 ये 4, ठीक। इसी में एक और पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? देखो यहां पर मिथाइल आ जाए, 2 मिथाइल आ जाए यहाँ पे, तो ये भी तो एक डिफरेंट आइसोमर मिल गया। तो हमारे पास कितने आ गए? 5 आ गए। इसमें एक और पॉसिबिलिटी क्या है? ब्यूटाइल जो है इसमें टर्शरी कार्बन से ये जुड़ जाए। ये देखो CH3 CH3 CH3, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आइसोमर हो गए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 6 कार्बन है तो तीनों तरफ इथाइल 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 आ जाए। तो टोटल आइसोमर्स मुझे कितने मिल जाएंगे? 7। देखो इसके सिवा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल आइसोमर्स हमें कितने मिल जाएंगे? 7। सो 7, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? Question 5. How many alkynes will produce 3-chloro-3-ethyl pentane in the following sequence of reaction? हमें प्रोड्यूस क्या करना है? 3-chloro-3-ethyl pentane, है ना। 3-chloro-3-ethyl pentane तो यही है ना बेटा। देखो अब बोल रहे हैं कि आपने पहले एल्काइन लिया, उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कराया, और कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद आपने एक एल्काइन लिया, एल्काइन का आपने कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कराया, तो आपको क्या मिल गया होगा? एल्केन मिल गया होगा। और फिर बोल रहे उसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया, आपने फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया, तो आपको क्या मिला? इस पोजीशन पर Cl आया, इस पोजीशन में, मतलब एक ही Cl आ रहा है।
तो एल्काइन आपके पास क्या हो सकता है, आइदर आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, तीनों में से एक पोजीशन पर लगाओगे तो आपके पास तो एक ही, मतलब ये बोल रहे हैं कि ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो एल्काइन आपके पास कितने तरीके के हो सकते हैं, वो एक ही तरीके का हो सकता है, दैट इज आइदर हियर, हियर और हियर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, क्लियर, ओके। Question 6. Molecular formula of C6H14O will show C6H14 CnH 2n plus 2O। ये तो जनरल फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर का है, ये तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला है। तो हम बोलेंगे कि ये फिर अल्कोहल और ईथर तो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही करेगा ना। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला ईथर का है तो मेटामेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि ईथर क्या हो गया, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये मेटामेरिज्म भी एग्जिबिट करेगा। क्या ये चेन आइसोमर एग्जिबिट करेगा? अरे भाई C6 है, 6 कार्बन है, तो इसमें चेन भी पॉसिबल है, तो चेन आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन 7। Which among the following will not show chain isomerism? इनमें से कौन चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? मैंने आज ही आपको क्लास में बताया था कि 4 या 4 से ज्यादा कार्बन का एल्केन हमेशा चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, उससे कम कार्बन वाला कभी भी चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया C3H8, ये कभी भी चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, है ना। आप कैसे भी चेन लेंथ तो बदल नहीं सकते, 3 कार्बन की चेन हमेशा रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? Question 8. The number of primary amines of formula C4H11N। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, इसमें बोल रहे प्राइमरी एमीन आपको बताना है, नंबर ऑफ प्राइमरी एमीन्स ऑफ फॉर्मूला दिस, मतलब कि N से 2 तो H जुड़े हैं और C4H11 है, तो C4H11 है तो आप उसे कैसे बनाओगे, देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, या तो चारों कार्बन चेन में हो, अभी हमने डिस्कस किया था जब टर्शरी वाला क्वेश्चन कर रहे थे। आप देखो यहाँ पे, या फिर क्या हो, फर्स्ट कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, ये 3 की चेन और यहां मिथाइल आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये टर्शरी कार्बन से जुड़ जाए लाइक दिस। तो मेरे पास कितने टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे, कितने पॉसिबल प्राइमरी आइसोमर्स होंगे, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन 9। एन आइसोमर ऑफ प्रोपेनल इज, अरे प्रोपेनल क्या है, एल्डिहाइड, 3 कार्बन है, उसका आइसोमर क्या होगा, एसीटोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एसीटोन तो उसका आइसोमर हो गई। फिर बोल रहे प्रोपेन तो नहीं हो सकता, इथेनॉल भी नहीं हो सकता, इथेनॉल में तो कार्बन ही कम है, प्रोपेन में ऑक्सीजन ही नहीं है। प्रोपेनॉल भाई अल्कोहल का तो जनरल फॉर्मूला था CnH2n plus 2O, और प्रोपेनॉल का क्या होगा, CnH2nO, तो इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, क्वेश्चन 10। आइसोमर्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड आर, प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है, दैट इज CH3CH2COOH। तो आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ क्या शो करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। अब यहाँ पे देखो एस्टर दिया हुआ है, ये जो एस्टर है ये कौन सा है आपके पास, इथाइल मीथेनोएट दिख रहा है, इथाइल मीथेनोएट, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो ये एस्टर प्रोपेनोइक एसिड के साथ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। और ये आपको क्या दिया हुआ है, मिथाइल इथेनोएट, ये भी एग्जिबिट करेगा। ठीक है, और चेक करते हैं ये क्या है, इथाइल प्रोपेनोएट, ये तो शो करेगा, मगर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4, है ना। ये जो ब्यूटेनोइक एसिड दे दिया इसमें तो 4 कार्बन हो गए, तो ये नहीं एग्जिबिट करेगा।
यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 3 4, ये भी नहीं एग्जिबिट करेगा। और यहाँ पर कितने हो गए, देखो यहाँ पर एक अल्कोहल दे दिया है C3H7OH। बेटा C3H7OH तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट कर सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेम है। इसमें एक ही O है, उसमें 2 O है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके। क्वेश्चन 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, चेन इन पोजीशन आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल टुगेदर बिटवीन टू आइसोमर्स। बिल्कुल सही है, चेन आइसोमेरिज्म के लिए चेन लेंथ डिफर करनी चाहिए, और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, बट दे डिफर आइदर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि चेन और पोजीशन आइसोमर्स एक साथ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ये पूछ रहा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉटोमेरिज्म इज अ केमिकल फिनोमिना व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मान लो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करना है, तो दिस इज कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस, जिससे कि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये रिएक्शन ये टॉटोमराइज हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म इज केमिकल फॉर्मूला व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड में बोल रहे हैं टॉटोमर्स आर ऑलवेज मेटामर्स। अरे भाई टॉटोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, मेटामर्स नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा थर्ड। और क्या बोल रहे हैं, टॉटोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4। देखो किस कोड में दिया हुआ है, 1, 2 and 4। करेक्ट आंसर इज C। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? क्वेश्चन 12, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? चलो करते हैं, है ना, जल्दी से करें। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, ये प्रोपेनल है। और 2,2-डाइमिथाइल, भाई ये नहीं शो कर सकता, यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं। आपको प्रोटोट्रॉपी करानी थी ना, यहाँ पे H होता, तो ये नहीं शो करेगा। विल शो पूछ रहा है, तो ये तो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है 2,2-डाइमिथाइल 1-नाइट्रोप्रोपेन, 1 2 3 और 1-नाइट्रोप्रोपेन, ये रहा नाइट्रो ग्रुप। और 2,2-डाइमिथाइल, तो 1 2 2,2-डाइमिथाइल। बेटा तो नाइट्रो और एसी वाला ये शो कर देगा ना टॉटोमेरिज्म। ये देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पे इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, देखना जरा ध्यान से, CH3 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 एंड CH, क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड N एंड OH। नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म बताया था आज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2,2-डाइमिथाइल 1-नाइट्रोप्रोपेन, ये तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं 2,4-पेंटेन डायोन, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 2 and 4 पेंटेन डायोन। तो बेटा ये तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज भी हो रहा था, इनॉल फॉर्म इसका ज्यादा भी था, ठीक है। ये शो करेगा ना, यहां से H लेके, तो यहां देखो 2,4 पेंटेन डायोन ये शो करेगा। पूरे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होगा भाई, ये रहा, ये देखो बेंजोफिनोन। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं यहाँ पे एसिडिक। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, B and C। ओके, सो करेक्ट आंसर इज B and C। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा? तो बेटा एक बात बताओ, सबके स्ट्रक्चर बना लो, PH C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो PH, क्या ये एग्जिबिट कर सकता है टॉटोमेरिज्म? अरे कहां से करेगा, देखो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, प्रोटोट्रॉपी होगा कैसे, तो ये नहीं एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, PH C डबल बॉन्ड हो
and CH methyl and C डबल बॉन्ड O PH। तो ये तो एग्जिबिट कर सकता है ना, क्योंकि इसके बगल में क्या प्रेजेंट है, बोलो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एग्जिबिट कर सकता है। नेक्स्ट वाला क्या है, PH C डबल बॉन्ड O C ME नो हाइड्रोजन इज अवेलेबल, सो इट डू नॉट एग्जिबिट, यानी एग्जिबिट करेगा टॉटोमेरिज्म, सो इट विल आल्सो नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी नहीं एग्जिबिट करेगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, A C and D। B तो एग्जिबिट कर देगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर A C and D। क्लियर, पक्का क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, देखो क्या दिया हुआ है, एक C डबल बॉन्ड हो CHO, यहीं पे करते हैं हम इसे, C डबल बॉन्ड हो CHO, एक ये कंपाउंड दिया, एक ये दिया, एक ये दिया है। बोले 1 2 4 आर फंक्शनल आइसोमर्स। जरा देखते हैं, 1 में कीटोनिक ग्रुप है और CHO है, 2 में कीटोनिक ग्रुप है और ये इसका इनॉल फॉर्म है, दिख रहा है ना, इनॉल फॉर्म दिख रहा है इसका, भाई ये C डबल बॉन्ड हो है, यहाँ से इसने एसिडिक हाइड्रोजन को लिया होगा। देखो मैं बना देती हूँ, ये तो डबल बॉन्ड O है, और यहाँ क्या था, C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या किया, ऐसे लिख दिया इसे, C डबल बॉन्ड O एंड CH, दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड CHOH, यही लिखा है ना, तो भाई ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो ही गया। सेकंड तो, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या किया है, इन थर्ड वन डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दिया है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ये बिल्कुल सही है, तो ए तो करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे 1 and 2 आर टॉटोमर्स, 1 और 2 टॉटोमर है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, टॉटोमरिज्म अभी दिखाया है यहाँ पे। ये क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएगा, ये H को लेगा, प्रोटोट्रॉपी हुआ, तो 1 and 2 आर टॉटोमर्स, ये भी सही है। बोल रहे 3 and 4 आर पोजीशन आइसोमर्स, 3 और 4 नहीं बेटा, पोजीशन नहीं हो सकते। पोजीशन होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, कंपाउंड तो सेम हो, किसकी पोजीशन में डिफर कर रहे हैं, एक में CHO ग्रुप लगा, एक में CH2OH लगा हुआ है, तो ये तो अलग अलग ग्रुप्स है, तो ये कभी भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते। फिर बोल रहे 1 and 4 आर टॉटोमर्स, 1 and 4, 1 और 4 टॉटोमर्स तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक बार, ये इधर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, अच्छा इधर से H लेते हैं, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, OH एंड CHO, 1 and 4 आर टॉटोमर्स, ये सही है बिल्कुल। देखो यहाँ से H ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH, बट अगर टॉटोमेरिज्म होता तो यहाँ पर इस जगह पर OH आना चाहिए था ना। देखो बेटा, इनॉल होना चाहिए था ना टॉटोमेरिज्म के लिए, समझ रहे हो कि नहीं, इनॉल होना चाहिए, यहाँ पे इधर पर OH दिया हुआ है, समझ रहे हो, टॉटोमर्स के लिए इसी पोजीशन पर OH आना चाहिए था, तो 1 और 4 को टॉटोमर्स कहना तो ठीक नहीं है। आपने शिफ्टिंग कराई, आपने देखा कि इनॉल फॉर्म तो आया नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, A and B। क्लियर? क्वेश्चन 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज इनॉल इन द लिक्विड। मैंने बताया था इनॉल परसेंटेज कैसे देखोगे, कोई स्पेशल फैक्टर लग रहा हो, जैसे कि अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है कीटोन, तो इनॉल फॉर्म में वो स्ट्रेन रिलीव कर रहा है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, या क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप इनॉल बनाते भी हो तो उसमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट में दिख रहा है ना आपको, भाई यहाँ आपने इसको इस तरह शिफ्ट करा भी लिया, OH एंड CH2, तो कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कीटो फॉर्म ही स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं और यहाँ से अगर मैंने H को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये देखो ये बनेगा, बना के दिखा रही हूं, इसका कीटो फॉर्म C और डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहाँ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड CHOH।
आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज, अगर आपने यहां से बनाया जो कि ज्यादा फेवरेबल है, यहां से बनाया, तो ये डबल बॉन्ड देखो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में आ गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया तो यहां पर तो इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इनॉल फॉर्म को एक स्पेशल फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में तो कोई स्पेशल फैक्टर है नहीं। इस वाले केस में देखो, अगर आपने यहां से लिया, ये एमाइड है, ठीक है, तो इसका इस पर से तो यहां से तो H लेना मुश्किल है, इससे ये लेता है अगर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो OH एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, और अगर आप यहां से लेते हो और ये डबल बनाते हो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं विच इज द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन इसमें भी हो रही है, कुछ इसमें भी हो रही है, यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा क्रॉस कॉन्जुगेशन, मगर इसमें जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो कार्बोनाइल के साथ भी और रिंग के साथ भी है। तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो आप बोलोगे मैक्सिमम इनॉल कंटेंट तो किस में होगा, बी में होगा। क्लियर? होप दिस इज क्लियर, सबने कर लिया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।